कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं? एक भी। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रिलीफ मिला है वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर का। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज सरकारी अधिकारी जैसे आज छीन रहे हैं वैसे ही बाद में छीनेंगे। तीसरा रिलीफ जिसको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 और 14 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 22 में से 4 सिर्फ नॉन मुस्लिम रह पाएंगे और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स बनेंगे उसमें 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं इसे, जिसमें ये है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां अब 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। तो इसके अलावा कोई भी स्टे या कोई भी रिलीफ किसी को नहीं मिली है। अब मैं आपको ये बताता हूं कुछ मोटी मोटी चीजें जो चली गई है इसमें, जिसका कोई जिक्र नहीं कर रहा, ना इमरान प्रतापगढ़ी, ना ये अरशद मदनी साहब और ना जयराम रमेश। पहली चीज क्या गई है इसमें, मैं तो ये सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ। हालांकि 43 की 43 चीजें ऐसी थी जो कि आरएसएस और बीजेपी ने बहुत सोच समझ के, हम लोगों ने जो 2013 में एक्ट बनाया था उसको खत्म करने के लिए और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ये सारे 43 प्रोविजन आए थे। 43 के 43 प्रोविजन ही जाने चाहिए। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे। मतलब वक्फ एक्ट के ताल्लुक से मोदी जी और अमित शाह साहब ने और आरएसएस ने अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू के साथ मिलके जो वक्फ एक्ट में चेंजेस कराए थे, जिसमें हमारे बहुत सारे उलमाए सू भी शामिल थे, इन सब लोगों ने साजिश करके, ओवैसी साहब ने, ये सब लोगों ने साजिश करके वक्फ की प्रॉपर्टीज हड़पने के लिए एक उम्मीद नाम का एक्ट बनवाया था मोदी जी और अमित शाह जी से, आरएसएस और बीजेपी से, जिसका नाम दिया था यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। हम लोगों ने तभी ये बोला था कि ये मुंह दिखाई के लिए नूरा कुश्ती हो रही है, ये सब लोग अंदर से मिले हुए हैं। आज वो बात 100% साबित हो गई, क्योंकि जैसे एसआईआर में आप सब लोगों ने देखा ना, एसआईआर खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सिर्फ आधार कार्ड लेके वापस आए और उसको विक्ट्री बता रहे थे। ये सब लोग भी आरएसएस और बीजेपी से मिले हुए लोग हैं जो एसआईआर की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी जीत बता रहे थे उसी तरीके से। उसके फौरन बाद आज एक और फैसला आया है जो पुराने वाले 2013 के वक्फ एक्ट को बिल्कुल मिट्टी में और धूल में मिला दिया जिसने, और वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा खतरा नहीं, खतरा आ चुका है अब। लेकिन ये हमारे सारे उलमाए सू, कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट साहब को तो क्या, इमरान प्रतापगढ़ी जो शायर हैं, उनको तो मैंने देखा ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में ही बोल रहे थे कि ये बहुत बड़ी जीत हुई हमारी। मैंने सोचा ये तो चलो ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं रखते, शायद कांग्रेस की ऑफिशियल वर्जन नहीं होगा। उसके बाद मैंने जयराम रमेश साहब, जो कि जिनके लिए मैं सीधा सीधा बोलता ही हूँ, वो स्लीपर सेल है आरएसएस और बीजेपी के, उन्होंने भी ये कहा है कि ये बहुत बड़ी जीत है ये, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज बचाना चाहते थे उनके लिए। मेरा ये कहना है कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा फरेब, फ्रॉड कुछ नहीं हो सकता। मुझे अरशद मदनी साहब के बारे में भी बताया गया, जिनको मैं उलमाए सू कहता हूं, उनके बारे में भी बताया गया कि उन्होंने भी इस जजमेंट का वेलकम किया। तो ये सारे लोग आरएसएस के ही वर्कर्स हैं जिनके भी मैंने नाम लिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी आज पता लग गया। अगर किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए उसके बारे में, लेकिन अगर किसी चीज जो सबसे बुरी चीज हुई है उसकी तारीफ की जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुनाता हूं। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, याद कीजिए, ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, सारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर्स को, उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें 43 चेंजेस हुए हैं, 43 के 43 को रिजेक्ट करते हैं। इसमें से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो वक्फ के हित का हो। ये वक्फ सारे के सारे प्रावधान जो चेंज किए गए हैं ये वक्फ को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये सबकी स्टेटमेंट थी, ठीक है, नहीं थी। अब जब ये फैसला आया तो इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं।
मेरे बोलने से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए और कौन आरएसएस के लोग हैं और कौन आरएसएस के लोग नहीं है ये समझना चाहिए। पैरा नंबर 209 में कंक्लूजन आए इसमें, ये कहता है इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी केस इज मेड आउट टू स्टे प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैट्यूट। हमने सब कुछ देख लिया, सारी बहस सुन ली और हम ये अब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कि कोई भी केस नहीं बनता है वक्फ एक्ट को स्टे कराने में, और इसके बाद उसको जीत बता रहे हैं। बेशर्मी की हद है कोई। ये है धोखाधड़ी कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टीज की हिफाजत ना करे, घर में जाके सो जाए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए। ये है आरएसएस के मेंबर्स का काम, ये है उलमाए सू का काम, और ये है स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के हैं कांग्रेस के अंदर, उनका काम। इसके बाद कहते हैं द प्रे फॉर इम्प्यून्ड एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड, इसीलिए जो आपके जो स्टे मांगा था उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर व्हाइल डूइंग सो in order to protect interest of all parties and balance equities during pendency of this batch of matters, we issue following directions। अब 3 पॉइंट पे सिर्फ स्टे जो कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है उसका कि जो 5 साल की एक शर्त थी कि कोई भी इंसान अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करेगा तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, यानी कि वो 5 साल से मजहब इस्लाम का पालन कर रहा था। तो इसको उन्होंने स्टे किया है। स्टे करते हुए क्या कहा है, ये shall stand stayed until rules are framed by state government for providing mechanism for determining question as to whether a person has been practicing Islam for at least 5 years or not। यानी कि रूल्स बनाने हैं सरकार को, सिर्फ रूल्स बनाने हैं ये बताने के लिए कि 5 साल की प्रैक्टिस वाला मुसलमान है या नहीं है कोई, उसको बुलाओ लगाया। ये इतना भर, और सरकार रूल बनाने में कितनी देर लगेगी, कम से कम बीजेपी रूल सरकारें तो सही ज्यादातर स्टेट्स में, तो कितनी देर लगेगी, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 10 दिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये पहला स्टे है। दूसरा स्टे ये है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टीज जो है सेक्शन 3 में, जिनको पहले ताकत थी, जो ये जो कलेक्टर्स थे उन्हीं को ताकत थी कि एक बार किसी भी प्रॉपर्टी पे उंगली रख दी तो वो सरकारी प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जब तक के इसका फैसला ना हो जाए जब तक वो सरकारी प्रॉपर्टी रहेगी। इसमें जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि अब कलेक्टर की पावर नहीं रहेगी, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होगा वो कलेक्टर से ऊपर की रैंक का होगा। सरकारी बनाएगी कोई भी सरकारी अधिकारी जो कलेक्टर से ऊपर होगा, अब वो फैसला करेगा ये प्रॉपर्टीज वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। ये चेंज हुआ है, और उसके बाद ये फैसला ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट तक जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये सरकारी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इसका वक्फ का कैरेक्टर बचा रहेगा। इस काम को करने के लिए आप लोगों को पता है कितनी मेहनत पड़ेगी। कौन से केस आज तक ये सारे के सारे उलमाए सू और ये जितने ओवैसी साहब हैं और दूसरे साहब हैं, कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं, एक भी? तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो रिलीफ मिला है वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने या साल भर का। उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज सरकारी अधिकारी जैसे आज छीन रहे हैं वैसे ही बाद में छीनेंगे। तीसरा रिलीफ जिसको कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 13 और 14 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब 22 में से 4 सिर्फ नॉन मुस्लिम रह पाएंगे, और जो स्टेट के वक्फ बोर्ड्स बनेंगे उसमें 11 में से सिर्फ 3 नॉन मुस्लिम रह पाएंगे। ये बहुत बड़ा रिलीफ मान रहे हैं इसे, जिसमें ये है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां अब 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती, और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। तो इसके अलावा कोई भी स्टे या कोई भी रिलीफ किसी को नहीं मिली है। अब मैं आपको ये बताता हूं कुछ मोटी मोटी चीजें जो चली गई हैं इसमें, जिसका कोई जिक्र नहीं करना, ना इमरान प्रतापगढ़ी, ना ये अरशद मदनी साहब, और ना जयराम रमेश। पहली चीज क्या गई है इसमें, मैं तो ये सिर्फ थोड़ी सी बता रहा हूँ, हालांकि 43 की 43 चीजें ऐसी थी जो कि आरएसएस और बीजेपी ने बहुत सोच समझ
कि हम लोगों ने जो 2013 में एक्ट बनाया था उसको खत्म करने के लिए और उसको नेस्तो नाबूद करने के लिए ये सारे 43 प्रोविजन आए थे। 43 के 43 प्रोविजन ही जाने चाहिए। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे, मतलब अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी सो जाए घर पे अपने और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अडानी अंबानी यूसुफ लुलु लूट के ले जाए। क्या आज की तारीख में वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ है? ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल था ना वक्फ का, जो एक बार वक्फ है वो ता कयामत वक्फ ही रहेगा। ये प्रावधान क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये इसे जीत बता रहे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर क्या है आज? जवाब है नहीं। उसके बाद भी ये बेशर्म इसे जीत बताते हैं। सर्वे कमिश्नर जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता था स्टेट गवर्नमेंट का, जो सब लोगों से सबूत इकट्ठे करके किसी प्रॉपर्टी को वक्फ बनाता था, वो क्या है आज? जवाब है नहीं। अब जो वो होंगे ना कलेक्टर्स, वो ही वक्फ का सर्वे किया करेंगे। अब इसके बाद जो सजा होती थी, ना कैद बामुशक्कत चक्की पीसने वाली सजा, क्या है आज? नहीं। जो अरेस्ट होने का प्रावधान था इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था, जो वो क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी ये बेशरम लोग इसे जीत बताते हैं। जो ओवरराइडिंग इफेक्ट था कि वक्फ के कानून का सभी पुराने कानूनों के ऊपर वर्चस्व रहेगा, बढ़तरी रहेगी, जो आमतौर पे ज्यादातर कानूनों में ये प्रावधान होता है कि पिछले सारे कानून, क्योंकि पार्लियामेंट को पता होता है कि पिछले कानून ऐसे हैं, तो जो अब का कानून बन रहा है वो उस पर बढ़तरी हासिल रखेगा। वो क्या है? वक्फ के लिए आइडेंटिफाई करके हटाया गया क्या है? नहीं। फिर भी ये बेशर्म से जीत बता रहे हैं। क्या नॉन मुस्लिम्स, जो एक मेन डिमांड थी, वक्फ के अंदर कुछ भी नहीं रहेंगे, क्या है? जवाब है नहीं। फिर भी ये बेशर्म जीत बता रहे हैं इसे। जो इलेक्शन होता था ना वक्फ बोर्ड्स में, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, मेंबर ऑफ ये, चाहे मुतवल्ली हो, चाहे बार काउंसिल के मेंबर हो, ये सब इलेक्ट होके आते थे ना। क्या अब इलेक्ट होके आएंगे? जवाब है नहीं। सरकारें, ज्यादातर कौन सी सरकारें? भारतीय जनता पार्टी, और किसी की भी सरकार हो, जो वो नॉमिनेट करेगी किसी आदमी को, वो क्या ईमानदार आदमी को करेगी नॉमिनेट? जो एक इलेक्शन से थोड़ी बहुत ईमानदारी की बू आती थी ना वक्फ बोर्ड के मेंबर्स के अंदर, वो भी खत्म कर दी, और आज ये बेशर्म लोग इसे जीत बता रहे हैं अपनी, तो वो भी गया। अब तो चाहे, अब एक थे ना वो जो त्यागी बन गए थे, अब तो वो मुस्लिम भी नहीं है, त्यागी बन गए ना वो, अब वो भी वापस शिया वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं। इसको जीत बता रहे हैं ये बेशरम लोग। अब तो वो नॉन मुस्लिम है ना, तब भी वक्फ बोर्ड में आ सकते हैं। तब तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था ना, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम बन गए थे। जिन्होंने कुरान के बारे में लिखा है, ऐसे लोग जो नॉन मुस्लिम है, जिन्होंने कुरान को नकारा है, ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जाएगा। अब वो मुसलमान की शक्ल में हो या नॉन मुस्लिम की, उससे फर्क पड़ता है? सरकारें बनाएंगी आरएसएस और बीजेपी की, तो अडानी अंबानी यूसुफ लुलु के कहने से ही बनाएंगी। दूसरी गवर्नमेंट्स भी जो बनाएंगी वो बेईमान आदमी को ही बनाएंगी। इलेक्टेड आदमी फिर भी शायद कोई एक आध शरीफ निकल सकता है। इसको जीत कह रहे हैं वो। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग जो मुसलमान हैं वो वक्फ नहीं कर पाएंगे, आप इसको जीत कह रहे हैं ये बेशरम। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जितनी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, वो सब अब वक्फ नहीं रह पाएंगे, इसको ये जीत कह रहे हैं बेशरम। और आखिरी में डेफिनेशन ऑफ वक्फ ही जो है वो भी चली गई है, अब उसको भी ये जीत कह रहे हैं बेशरम। तो मेरा अब ये कहना है, हम तो सीधे सीधे साफ तौर से पहले दिन से बोल रहे हैं कि हमें क्रिश्चियंस के साथ मिलके, सिखों के साथ मिलके, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ मिलके हम लोगों को एक आंदोलन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जो जाएगा किसी भी बड़े मुद्दे पे, वो या तो आरएसएस का एजेंट होगा या उससे बड़ा बेवकूफ आदमी कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए किसी भी बड़े मुद्दे को लेके। अभी आपने एसआईआर का मुद्दा देख लिया, अंजाम आपने सबने देख लिया ना, और उसको जीत बता देंगे सारे आरएसएस के एजेंट। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना है आंदोलन के लिए। अगर वक्त बचानी है तो पहला काम हमें करना है, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। ये जो अडानी अंबानी यूसुफ लुलु ने पिछले 11 साल में जो ये कानून बदल के, तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हमें अपने
गठजोड़ बनाना है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से गठजोड़ बनाना है, और क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इसमें बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हुआ है। बौद्ध गया टेम्पल ट्रस्ट के बारे में आप लोग सुन रहे हैं ना, कि उनके जो सबसे बड़ा उनका जो रिलीजियस प्लेस है दुनिया भर का सबसे बड़ा बौद्ध गया में, वो भी कौन चलाएगा? ब्राह्मण चलाएंगे। ये कानून है। वैसा ही कानून आ रहा है ना मुसलमानों के लिए भी। हम लोग तो कब से बोल रहे हैं बुद्धिस्ट कम्युनिटी के साथ हम लोगों को खड़ा होना चाहिए था, अब अंजाम आप देख लो। क्रिश्चियंस के लिए भी यही कानून आने वाला है। क्रिश्चियंस की पूरे देश में चर्च की प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल्स, ये सब छीने जा रहे हैं गैर कानूनी तौर पे पूरे मुल्क भर में। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी भी परेशान है, सिखों के साथ भी यही हो रहा है। अब हमें इन सब लोगों के साथ मिलके एक जन आंदोलन छेड़ना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का रुख भी नहीं करना है। जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खुद ही बना करती है, हमारे पास मत आओ, हमारे पास टाइम नहीं है। अभी भी तो यही फैसला किया है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो इसे बाद में कभी 10, 20, 25 साल बाद सुनेंगे, लेकिन अभी हम कोई फैसला नहीं कर रहे हैं। हम ये कानून चलने देंगे। 20 साल बाद जब इसकी सुनवाई होगी, अगर आप लोग जीत भी गए तो अब 20 साल में तो एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की बचेगी नहीं। तो ऐसी जगह जाना क्यों है? आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, सिख कम्युनिटी के साथ मिलकर, क्रिश्चियंस और बौद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ मिलकर। अगर जो लोग अब भी बहकाते हैं तो हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आप लोगों के हवाले है, जो लोग अपने आप को वक्फ प्रॉपर्टी का बचाने वाला समझते हैं, वो लोग आए, इन सब लोगों से बात भी करना बंद कर दें। अगर आप नहीं सुनेंगे तो एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा, एक भी खानका, एक भी कब्रिस्तान बचेगा नहीं, ये मैं बता ही सकता हूं। बाकी आप सब लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। मुझे बहुत दुख है कि आज भी बेशर्मी से लोगों ने इस इतनी बड़ी हार को जीत बताया, और जीत ये इसलिए बताते हैं कि लोग घर जाके सो जाएं, अपनी तरफ से भी कोई कार्रवाई ना करें। इसीलिए कम से कम अब तो आवाम को खुद जागना पड़ेगा और इन लोगों को बेनकाब करके अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तरीके बता चुका हूं, मैं अब भी तैयार हूं, लेकिन तरीके से लड़ाई होगी, ईमानदार लोगों के थ्रू लड़ाई होगी, ऐसे नहीं जो हारें और बाहर आके बताएं हम जीत गए। बहुत बहुत शुक्रिया।